हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर राना और सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बिल्कुल वस्त के अंदर एक ऐसा इलाका है जो बदअमनी का गढ़ है। वो आज से नहीं है, वो सालों से है, बल्कि सदियों से है। और एक मर्तबा फिर पंजाब की हुकूमत ने और सिंध की हुकूमत ने दावा किया है कि वहाँ से उन्होंने बदअमनी को ख़त्म कर दिया है, जराइम पेशा लोगों का ख़ात्मा कर दिया है। और ये ऐलान किया है पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने, और बड़े फ़ख्र के साथ कहा कि इसमें पंजाब पुलिस के जो जवानों ने, रेंजर्स की मदद से जो है इसका ख़ात्मा किया, और सिंध ने भी ऐसे ही दावे किए। और ये हम बात कर रहे हैं कच्चे के इलाके की, जो दरियाए सिंध के साथ साथ 60 किलोमीटर की पट्टी है, जो पंजाब से होती हुई सिंध में जाती है। और यानी ये वो सिंध के इलाके हैं जो फिर जाके बलूचिस्तान के बहुत करीब पड़ते हैं, जोग्राफियाई तौर के ऊपर करीब पड़ते हैं। और वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंसर्जेंस की भी पेनिट्रेशन शुरू हो गई है। और इस बात पे तो हम बात करेंगे ही कि क्या ये मसला सिर्फ जराइम पेशा लोगों का है, डाकुओं का है, किडनैपर्स का है, रैंसम करने वालों का है, या इस इलाके को दहशत गर्द भी अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सवाल तो अपनी जगह पे आम है ही कि ये जो ऑपरेशन की कामयाबी का दावा किया जा रहा है, क्या ये एक वाकई कामयाब ऑपरेशन है? और ऐसे दावे जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं, तो फिर उनके दावों का क्या हुआ था? और ये जो हर हुकूमत दावे करती है, और दावे के बाद फिर ऐसा क्या होता है कि एक नया ग्रुप जो है इस इलाके में सर उठा के सामने आता है। ये आज का सवाल है जिसके ऊपर हम गौर करेंगे, और आपको एक कहानी भी सुनाएंगे, और आपको एक किताब के मंदरजात भी बताएंगे जिसने तहकीक की थी कि सिंध में डाकुओं का कल्चर कब से है, अरबों के ज़माने से है, और एवोल्यूशन कैसे हुआ और अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। और ये किताब छपी थी 1995 में, यानी आज से 4 दहाई कबल ये किताब छपी थी। और ये जो हुकूमत का दावा है, ये बिल्कुल वही है जो किताब के अंदर ज़िक्र किया गया, जिन वजूहात का ज़िक्र किया गया उसमें और आज के ऑपरेशन में, इन दावों में कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो इनको अलग करती हो। तो आज बात करेंगे हम यहाँ से, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। और कहानी सुनाने से पहले आपको एक ये तस्वीर दिखाएंगे जो हमने ली सोशल मीडिया से, और इसके अंदर लिखा है, खबरदार होशियार, कच्चे के डाकुओं का आज़ाद कश्मीर तक नेटवर्क फैल रहा है। फेसबुक पर किसी औरत के साथ शादी ब्याह के चक्कर में ना पड़ें, और सस्ते मोटरसाइकिल गाड़ियों के चक्कर में, सब फ्रॉड है। और इसके ऊपर किसी ने कमेंट किया है कि बूढ़े लोग ज़्यादा एहतियात करें कि हर किसी को सियासी रहनुमाओं की सपोर्ट हासिल नहीं होती, आपको बचाने बिग ब्रदर्स नहीं आएंगे। ये तो बिग ब्रदर्स कौन है, ये वाक़या क्या है, कश्मीर के लोग इसको जानते हैं, हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। लेकिन कश्मीर में ही एक लंबे अरसे सर्व करने वाले आईजी डॉक्टर सुहेल ताजिक की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने 2011 में एक ऑपरेशन किया था राजनपुर में और रहीम यार खान में। और उस वक्त उनके 2 सिपाही शहीद हुए थे, और उन्होंने इस इलाके को अपनी हिकमत अमली से, डाकुओं से एक हद तक पाक कर दिया था। और ये ऑपरेशन उन्होंने किया था 50 लाख रुपए के अंदर। और उनकी जो हिकमत अमली थी वो इलाके को जो है सीज करने की थी, और डाकुओं को मजबूर करने की थी कि वो रिटेलिएट करके खुद हमला करें, और पुलिस जो है उसको सिर्फ रिस्पॉन्ड करे। ये ऑपरेशन कई दिन चला और ये कामयाबी से हमकिनार हुआ।
लेकिन ये भी बाकी ऑपरेशन से मुख्तलिफ नहीं था जो माजी के अंदर होते रहे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ सरेंडर होते हैं और कुछ वादे वईद होते हैं, और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद एक नए डाकू या उन्हीं डाकुओं के भांजे, भतीजे, भाई या उसी बरादरी कबीले के अफराद दोबारा से जो है वो इस वारदातों के अंदर शामिल हो जाते हैं और एक मर्तबा फिर जो है बदअमनी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ताजिक साहब के ऑपरेशन के बाद जो है एक छोटू गैंग का ज़हूर हुआ था और उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन भी हुआ। ये भी याद रखिए कि इन इलाकों के अंदर जो है, कच्चे के इलाके के अंदर जो दरियाई सिंध के साथ साथ जिसे हम डेल्टा भी कह सकते हैं, दलदली इलाके, ज़रखेज़ इलाके भी हैं, उन इलाकों के अंदर जो है वो फ़ौज ने भी अपने ऑपरेशंस किए हैं और उनकी कैजुअलिटीज़ भी इन इलाकों के अंदर हुई है। तो हमने इसके लिए बात भी की थी कुछ एक्सपर्ट के साथ, और सबसे पहले हम जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, बाहर के अखबारात के लिए काम करते हैं, ज़ियाउर रहमान, उनसे हम जानेंगे कि ये जो पूरा जो कल्चर है, ये कल्चर तो नहीं, ये तो जराइम की एक पूरी रवायत है इस इलाके में, ये है क्या, इसका पस मंज़र है क्या, तो वो हमें बता रहे हैं। ये बहुत पुराना एक फिनोमेना है सिंध के डाकुओं का। एक बड़ी अच्छी किताब है डिकेड्स ऑफ डेक्विड्स, एक खैरपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखी है, सेतो साहब ने। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान बनने से पहले भी जो बरतानवी राज का टाइम था उस वक्त भी डाकू ऑपरेट करते थे मुख्तलिफ फॉर्म में। और इन डाकुओं की आपको जो लोकली जो कबायली साख्त है माशरे की, उसको भी समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि जो सिंध का शुमाली इलाका है और जो पंजाब का जनूबी इलाका है, इसको हम साउथ पंजाब कहते हैं, नॉर्दर्न सिंध कहते हैं, वहाँ पर ट्राइबल निज़ाम बहुत सिवियर है। तो मोस्टली ये डाकू भी किसी न किसी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये अपने आप को उसी ट्राइब से एसोसिएट करते हैं। जैसे शर ट्राइब के डकैत, मेहर के डकैत, तो ये अपने आप को जागीरानी डकैत, तो अपने आप को वो लिंक भी करते हैं। और काफ़ी हद तक इन्हें उन कबीलों के सरबराहों की आशीर्वाद भी हासिल होती है, क्योंकि ये उनके लिए भी काम करते हैं, उनके मुखालफिन को दबाने के लिए लड़ाइयों में इस्तेमाल करते हैं, कबायली तनाज़ात में, इलेक्शन में बड़े काम आते हैं उनके लिए, राइवल्स ग्रुपों के लिए। तो यही वजह है कि इनका जो अभी तक ये ऑपरेट कर रहे हैं, इसके अंदर इनको जो बड़ी हेल्प मिली है वो मिली है उन कबायली सरदारों की, जो किसी न किसी फॉर्म में गवर्नमेंट का हिस्सा भी होते हैं। दूसरी बात यह कि पुलिस अब तक क्यों नाकाम हुई, क्योंकि उसकी बड़ी वजह, जब फील्ड वर्क करते हैं, जब हम जाते हैं कच्चे के इलाके में या कश्मीर या गोटकी में, तो बड़े पुलिस अफसरान ज़्यादातर ये कहते हैं कि चूँकि इन्हें सियासी पनाह हासिल होती है कबायली सरदारों की, तो एक वजह है कि इस वजह से हम लोग उसके खिलाफ वी कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो ये जो नेक्सस है इस वक्त कबायली सरदारों का और डाकुओं का और हुकूमत का, ये उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। जी, ज़िया से आपने वजूहात जानी और ये आपके इल्म के अंदर आया कि ये कितना पुराना मसला है, लेकिन ज़रा अब जंप करके फिर हम आ जाते हैं आज की सूरत हाल के ऊपर कि ये जो अब कच्चे के इलाके के अंदर ऑपरेशन हुआ वो था क्या। ये सिंध की पुलिस और पंजाब की पुलिस का जॉइंट वेंचर था, और इसके अंदर जो है बहुत सारे सरेंडर्स हुए हैं, और इसके अंदर जो बहुत ही निटोरियस जो कच्चे के डाकू हैं उसमें अताउल्ला अमरानी, दादो बंग्यानी, गोरा अमरानी, वकारी और इस तरह के इनके 41 जो हैं डाकू जो हैं, उन्होंने डीपीओ राजनपुर मोहम्मद इमरान के सामने सरेंडर किया। और ये वो डाकू थे जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की बाउंड्री थी, यानी उनके सर की कीमत मुकर्रर थी। और इसमें पंजाब और पुलिस के रीजन के अंदर जो है ये जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, मर्डर, हाई रिस्क रॉबरी और टेररिज्म, और ये जो हनी ट्रैप जिसका हमने आपको सबसे पहले हवाला दिया था, ये उसमें भी है। और ये डाकू इतने होशियार और चालाक हैं कि ये सोशल मीडिया को भी जो यूज़ करते रहे हैं एक दौर के अंदर अपने लिए। और ये कोई ऑपरेशन इतना आसान ऑपरेशन नहीं था, ये सुहेल ताजिक के ऑपरेशन से
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि डाकुओं के पास भी जो असला है वो बड़ा जदीद असला है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जब ऑपरेशन हुआ तो 3 एंटी क्राफ्ट गनें भी बरामद हुई यहाँ से। और इसके लिए जो है वो पंजाब पुलिस को एम्पावर किया गया, और यहाँ पे उनको बुलेट प्रूफ व्हीकल्स दी गई, ड्रोन्स के साथ हमले किए गए, और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हो सकती थी वो जो है इसके अंदर इस्तेमाल की गई। और बिला आखिर जो है वो इस ऑपरेशन के ख़ात्मे का ऐलान किया गया, और सरेंडर बहुत सारे हुए, लेकिन पंजाब के अंदर सरेंडर की कोई पॉलिसी नहीं है बाकायदा। और सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर भी हुए, उसमें जो सरेंडर हुए उनके ऊपर अभी इबाम है कि उनके साथ होगा क्या। लेकिन जो पुलिस के अकाउंट्स बताते हैं वो ये कि इन लोगों के ऊपर जो सरकारी मुकदमात थे वो तो ख़त्म हो जाएंगे, अगर वो किसी ने और ने किए हैं तो वो उनके ऊपर बिल्कुल वो चलते जाएंगे। और लेकिन ये कि ये इनको कोई कंसेशन इसके अलावा कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे, ये कहना है कुछ पुलिस के ज़राए का। लेकिन ये भी है कि इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए इनका सपोर्ट प्लान भी शामिल है। वो है क्या, हमें समझ अभी उसकी नहीं है। और ये जो सिंध की एक पूरी पॉलिसी है, और ये इसको 2025 में जो है पिछले साल ही प्रूव किया था सिंध के होम डिपार्टमेंट ने। उसमें जो कोर एलिमेंट जो है उसमें ये है कि ये अपने आप को गैर मुसल्लह करेंगे, और इनको जो प्रोसिक्यूशन से इम्प्यूनिटी तो नहीं होगी। वही बात जो पंजाब पुलिस ने भी की, और इनकी फैमिलीज़ को जो है वो कोई हरास नहीं किया जाएगा, और ये इनको रिहैबिलिटेशन की सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी इस साल हुई। लेकिन हमारे एक और दोस्त हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम है अली शेर खलती, और उनसे हमने बड़ी तफसीली बात की थी इस मसले के ऊपर। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे उनसे कि ये जो पूरा जो डकैती का कल्चर है ये आया कैसे, और ये कच्चे के इलाके से इसका मतलब क्या है। कच्चे का इलाका जो दरियाए सिंध के जो मुल्हिका साथ साथ का इलाका है वो, और दरिया के अंदर का इलाका, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ दरिया के अंदर। मसलन आप दरिया के रुझान में, मैं चूँकि वहाँ का रहने वाला हूँ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर मैं कश्ती पे जाता हूँ तो मुझे आधा घंटा से 45 मिनट लग जाते हैं, मसलन एक दरिया के किनारे से दूसरे किनारे तक। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हैं जहाँ जजीरे बने हुए हैं, और ये मुश्तमिल है आप सखर तक जाएं, जामपुर से लेकर सखर तक, तो ये कोई टोटल बनता है 60 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है, या 70 किलोमीटर बनता है जो कच्चे का इलाका है, जहाँ ये कच्चे के डाकू बैठे हुए हैं। शिकारपुर हो गया, कुछ घोटकी के इलाके हो गए, ये सिंध की तरफ बात कर रहा हूँ। ये जो अभी थोड़ा सा मैं पंजाब से फिर सिंध की तरफ चलूँगा। पंजाब में 60 जजीरे हैं कमोबेश। इन 60 जजीरों पर डाकू वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि कम अज़ कम 200 से 450 के दरमियान हैं। मतलब 200 डकैत वो हैं जो ग्रोन अप हैं, जिनको आप कह सकते हैं जिनकी एज 50 से ऊपर की है। फिर इनकी जो यूथ जनरेशन है, अगर हम उनको काउंट करते हैं तो ये तकरीबन कोई 400 बनते हैं। फिर जब हम पंजाब को क्रॉस करते हैं तो गुड्डू का इलाका जो कि सिंध कंसीडर होता है, वहाँ फिर कश्मीर, इन इलाकों के जो लोग हैं वहाँ पर जो डाकू हैं वो पंजाब के डाकुओं से ज़्यादा खौफनाक हैं। मसलन वहाँ सैलरे हैं, वहाँ कोश हैं, जो शर बरादरी के जो डाकू हैं वहाँ सिंध में, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। उनको मैं खौफनाक क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कि वहाँ पर एक DIG थे, DIG सखर जावेद जसकानी। मैं कोई BBC के लिए स्टोरी कर रहा था तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा जी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो बहुत काबिल एतराज़ हैं। कहते जी काबिल एतराज़ से मुराद क्या है। मैंने कहा चाहे वो बच्चा है 15-16 साल का या 60-70 साल का बंदा है, और डाकू उनको सोडोमाइज कर रहे हैं बाकायदा गन पे, तो वो कह रहे हैं 80 साल का बाबा भी होगा उसके साथ भी ये करते हैं। तब वो सोडोमाइज तब करते हैं जब उन्हें पता होता है कि इनके लवाहिकीन, हम मगवी के लवाहिकीन पैसे देने से इनकारी हो गए हर तरह से, फिर वो ये सोडोमाइज करके फेसबुक पे लगा देते हैं। क्योंकि कच्चे के जितने डाकू हैं
इनकी फेसबुक पे फैन फॉलोइंग इंतहा की है, बहुत ज़्यादा है, लाखों में फॉलोइंग है एक एक डाकू की। शाहिद लोंड बहुत मशहूर थे, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, बल्कि उनको तो कुछ मजहबी और कुछ आप यूँ कह लें सियासी पार्टियां भी उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती थी, और ऐसे लगता था जैसे वो बहुत मजलूम है, हालांकि जो रियलिटी है इनके बरक्स है। अली शेर खलती की आपने बातें सुनी, लेकिन ये पूरा जो सिंध और कुछ उन्होंने नाम भी बताए, और पंजाब के अंदर जो है वो किस किस्म के डाकू और गैंग हैं, उनके एक पूरी पुरानी तारीख़ है। छोटू गैंग का हमने ज़िक्र किया, जिसका असली नाम ग़ुलाम रसूल था। लूंड थे, लाडी थे, सुखानी थे, अंदर थे, अंडर जिनको अंदर कहते हैं, कोहानी गैंग थे। फिर सिंध के अंदर जो मशहूर है नज़ीरो गैंग है, शेर क्लैन गैंग है, फ़कीर नसीर का गैंग है, और ये गैंग्स बड़े मारूफ रहे हैं। उनकी कुछ हमने आपको कुछ झलकियाँ यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर भी रखी हैं कि ये किस किस्म के डाकू थे, किन किन एरियाज़ में ये ऑपरेट करते थे, इनके सर के ऊपर कितनी कीमत थी। और खलती साहब से पूछते हैं कि ये गैंग्स काम कैसे करते हैं और इनकी तारीख क्या है। ये थोड़ा सा सिंध का इलाका और पंजाब का इलाका, ख़ास तौर पर भोंग, मुरीद, शाग, यहाँ से, और कच्चे के जो डाकू हैं 3-4 किलोमीटर के फासले पर हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें हों, ट्रक हों, कोई भी हो, वहाँ से वो निकल के आ जाते हैं और वहाँ पर बसों को रोक लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कॉन्वॉय की सूरत में, लेकिन डाकुओं के पास असला जो है ना, इतना जदीद असला है जिसको हम सोफिस्टिकेटेड वेपन कहते हैं। अमेरिकन असला है, नेटो का असला है उनके पास, इवन कि उनके पास नाइट गॉगल्स हैं। वो रात को ऐसे देख सकते हैं जैसे आम आदमी दिन को देख सकता है, और वो हाईली ट्रेंड है। मतलब टेक्नोलॉजिकली हैं तो वो यूँ समझ लें अनपढ़ हैं, उनकी कोई स्कूलिंग बाकायदा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली इतने वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनका मुकाबला नहीं कर सकती, पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, 1 साल पहले की बात है, मैं आपको बताऊं, डॉन, ये खबर डॉन में भी छपी, हमने भी की। जलालन बुगटी का बेटा मारा गया था बलूचिस्तान से। ये जो शर है ना, ये बहुत खौफनाक डाकू हैं, कबीला भी है, तो कबीले का तो हम एहतराम करते हैं, लेकिन जो डाकू हैं वो तो रियासत को भी चैलेंज करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन करते हैं। तो तकरीबन कोई 300 से 500 के करीब बुगटी, जलालन बुगटी के अपने बुगटी बलूचिस्तान से चले, गाड़ियों पे आए, उनको असलहा पुलिस ने दिया, गाड़ियाँ पुलिस ने दी, और उन्होंने आके शहरों के कुछ लोगों को आके मारा भी, तो उससे डर गए थे। मतलब ये कबाइलियों से डरते हैं। अब जैसे सखानी एक कबीला है, उसका अपना गैंग्स है, सखानी। लुंड है जैसा कि बहुत खौफनाक, शाहिद लुंड, खुदा लुंड, इसी तरह मुचकटा बकरानी हो गया, बकरानी गैंग हो गया। छोटू आपने सुना होगा, ग़ुलाम रसूल, ये बकरानी गैंग है। इसी तरह दश्ती गैंग है, इसी तरह बन्नू गैंग है। ये सारी बरादरी हैं, इनके गैंग्स बने हुए हैं, और ये बहुत पावरफुल लोग हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये गरीब लोग नहीं हैं, ये पैसे वाले हैं, ये ज़मीनों वाले हैं। अगर ये ज़मीनों की मुकम्मल काश्त करें तो इनके पास ठीक ठाक पैसा है, लेकिन वो क्लेम करते हैं जी हम सरदारी निज़ाम के बागी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इनको बनाने वाले सरदार हैं। मुझे याद है, मैं सरदारों के डेरों पर जाता था, तो हम दिन के वक्त शरीफ लोग जाते थे, रात के वक्त जैसे सूरज ढलता था तो कलाशनकोफ वाले लोग आ जाते थे, जो कि उस वक्त प्रोसेस में थे, डाकू बनने के प्रोसेस में थे। अब वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो इन सरदारों से भत्ता लेते हैं। इनकी ज़मीन पे जो गन्ना काश्त हुआ है वो शुगर मिल्स तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि इनको 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से अदा ना किए जाएं, तो इनकी ये गन्ना शुगर मिल तक नहीं जाने देते। रिसेंटली इन्होंने एक मलिक मुस्तफ़ा हैं, उनसे इन्होंने 20 लाख भत्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया, तो उनकी जो गन्ने की फसल है उनको उन्होंने आग लगा दी। और इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, SMGs गन है, इनके पास हैवी मशीन गन्स हैं, तो जो पुलिस के पास नहीं है। हाँ, अगर पुलिस के पास कहीं आ भी गई हैं तो पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इनको ऑपरेट कर सके।
फिर आप सवाल ये भी करेंगे कि 20 ड्रोन मिल गए हैं, 12 ड्रोन मिले हैं ज़िला रहीम यार खान को और 8 ड्रोन मिले हैं ज़िला राजनपुर को, फिर भी ये ऑपरेट नहीं कर पाते, वहाँ डाकू तक नहीं पहुँच पाते। चलें, खलती साहब से तो हमने जाना कि इन जो डकैत गिरोह हैं इनकी तारीख क्या है, और लेकिन एक तारीख की किताब बड़ी अहम है जिसका हमने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि वो डेकेड ऑफ डकैट्स है। किताब है इमदाद हुसैन सहीतो की। उसमें 1984 से लेकर 94 तक का एक डाटा इकट्ठा किया गया सिंध के डाकों के मतलब। और उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प जो है वो एक तारीखी शवाहिद देखेंगे कि ये है कब से। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे कि ये जो जदीद टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं खलती साहब से कि वो अभी क्या है। लेकिन ये एक पूरी एक लंबी एक रवायत है सिंध में जो जराइम पेशा लोगों की कच्चे के इलाके के अंदर, और इसका ताल्लुक जो है वो अरबों के दौर से भी है। और उस दौर में हर दौर के अंदर जराइम जो है वो मुख्तलिफ उनकी नोयत रही है। उसमें रसागिरी समझते के जानवरों की चोरी है, और उसमें डकैतियाँ होती थी सड़क के ऊपर जो है वो करना। उसमें ट्राइब्स शामिल होते थे। ज़ाहिर है कि वो सिक्योरिटी उस वक्त कम होती थी, और जो पूरी मईशत थी और पूरा समाज था वो बुनियादी चीज़ों के गिर्द घूमता था। और असूल वही था सिंध में भी और पंजाब के बहुत से इलाकों में भी। जो ताकतवर है, जो कबीला ताकतवर है, जो बरादरी ताकतवर है, वो अपना टेरर जो फैलाने के लिए वो जो है जराइम के अंदर भी होती थी, इस किस्म की वारदातों के अंदर भी होती थी। एक कहानी हम आपको सुनाएंगे वो ठग्स की, लेकिन आज नहीं, किसी और पे उठा के रखते हैं कि वो एक कितना बड़ा चैलेंज था और ये इन डकैतों के साथ जो है उसकी कितना उसकी रिजेंबलेंस थी। तो ये एक वीक और फ्रेगमेंटेड अथॉरिटी के अंदर जो है ये फ्लरिश करते हैं, यानी जहाँ पे गवर्नेंस वीक हो तो आज भी वही मसला है। और उस वक्त जो है ट्राइब्स, बलोच ट्राइब थे, जाट थे, मेड्स थे, मेद से इन्होंने जो है वो ये इनके अंदर शामिल रहे हैं। लेकिन ये कि फिर जब ये गोरे जब आ गए तो उसके बाद जो है यहाँ पे उनके लिए इसको क्रिमिनलाइज किया गया। इनको जो डकैतियाँ और इस पूरी कच्चे के इलाके के अंदर थी, इनको एक जैसे फाटा के इलाकों के अंदर, इंडिया के बाकी ट्राइबल इलाकों के अंदर एक कलेक्टिव पनिशमेंट का वर्ड इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे भी जो है इस तरह की कार्रवाइयों के लिए उन्होंने कलेक्टिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइम जो है डकैती के, रस्सागिरी के वाक़यात को उन्होंने करार दिया और क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के अंदर किया। और उसमें कम्युनिटीज़ को जो है स्टिग्माटाइज़ किया। ज़ाहिर है कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी होती है, उसमें अमीर हैं, उसमें गरीब हैं, उसमें शरीफ हैं, उसमें बदमाश हैं, हर तरह के रंग होते हैं। लेकिन ये कलेक्टिव पनिशमेंट का तरीका जो है वो ब्रिटिश का था कि उसमें गेहूं के साथ जो है घुन भी जो है वो पीसा जाता था। तो यही इस पॉलिसी का नतीजा हुआ और ये एक स्टिग्माटाइज कर दिया गया पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को। और उससे जुर्म तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये कि दही इलाकों के अंदर एक मज़ीद जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया। और ये उसमें पुलिसिंग तो पावरफुल हो गई, लेकिन वो एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कम नहीं हुआ। 47 के बाद भी जो है वो वही हमने इनहेरिट किया था कॉलोनियल मॉडल, उसी को हम लेके चलते रहे। और ये वीक गवर्नेंस रही इस पूरे कच्चे के इलाके में पाकिस्तान के वस्त के अंदर, और ये क्राइसिस को कॉम्प्लिकेट करते रहे। ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। मियाँ नवाज शरीफ ने आके जो है यहाँ से जंगल के जंगल काट दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे ये मसाइल जो हैं ख़त्म नहीं हो सके। और ये इसका ये भी बड़ा एक दिलचस्प बात किताब के अंदर है कि एमआरडी की जब तहरीक चल रही थी जमहूरियत की बहाली की ज़िया के दौर के अंदर, तो वो बुनियादी तौर के ऊपर इन एरियाज़ के अंदर भी बड़ी एक्टिव और इफ़ेक्टिव थी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी ये डाकू और जराइम पेशा लोग फ़ायदा उठाते रहे हैं और उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं, सियासी तहरीकों को, मज़ाहिमती तहरीकों को। और ये भी कि फिर उस स्पेस में जब
सियासी अदम इस्तेकाम होता है, तो इनके लिए भी अपनी जराइम की जो है कार्रवाइयाँ करने का जो है वो उनसर बढ़ जाता है। और आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि इस वक्त तो इनसिक्योरिटी जो है वो उसकी कई फॉर्म्स हैं। वो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में है, वो कबायली इलाकों के अंदर जो है वो हमारे कबायली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है टीटीपी का वो दहाइयों से एक मसला चल रहा है। क्या उनका ताल्लुक कच्चे के इलाके से भी है? तो कच्चे के इलाकों के अंदर उनके बारे में जब रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे तब से वो बता रहे हैं कि कच्चे के इलाके में इनका नेक्सस मौजूद है, यहाँ पे लश्कर जंगवी है, टीटीपी है, यहाँ पे बलोच इंसर्जेंट्स हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तो हमने यही सवाल जब खलती से पूछा तो खलती ने इसकी वजाहत की, लेकिन थोड़े से इबाम के साथ। मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसमें उन्होंने बरमला लिखा हुआ है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बीएलए बीआरए इनके नेक्सेस हो गए हैं कच्चे के डाकुओं से। और मैंने रिपोर्ट में ये भी पढ़ा कि इनके पास ट्रेनिंग इंडियन है, असला अमेरिकन है। चूँकि मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेनिंग इंडियंस हैं। अगर ट्रेनिंग इंडियंस होती तो वो कोई आइडियोलॉजिकल तैयार होते। ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ पैसे दें, बंदे मरवाएं और बंदे फड़काएं और अगवा करें, यहाँ तक ये चीज़ें हैं। बाकी बीएलए बीआरए हो सकता है वो ट्रेंड हूँ, लेकिन जब उन पे बुरा वक्त आता है वो यहाँ आके रहते ज़रूर हैं। क्योंकि कुछ जब मेरी अंदर के पावरफुल तबके से बात हुई, पावरफुल सर्कल्स में बात हुई, तो वो कहते हैं जनाब जब हम इनकी कॉल ट्रेस करते हैं तो सादिकाबाद के जो बूस्टर्स होते हैं वहाँ के अब इसको मैं सराकी में कह रहा हूँ खंबे, तो वहाँ से जब कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि वो यहाँ पर लोकेटेड है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा कह दें कि टीटीपी की प्रेजेंस है, बिल्कुल है। आप कह लें कि अफ़गान ट्रेंड बॉयज़ हैं, बिल्कुल है। आप कह लें कि दैश के लोग हैं, दैश की में हमदर्दियाँ रखने वाले लोग हैं, एंड दे कैन बी रिक्रूटेड एट एनी पॉइंट। तो ये चीज़ें वहाँ पर मुझे ना देखने को मिली हैं। तो ये हो सकता है लोगों के लिए हैरान कौन हो, हमारे लिए तो आम सी ये डाकू सरेआम बैठे हैं। चले, खलती साहब ने तो कुछ आपके सामने हकाइक रखे, लेकिन अभी जो कुछ पिछले कुछ हफ्तों से आप बल्कि महीनों से आप देख रहे होंगे कि ये जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं सिंध में बढ़ रही हैं, और ग्रेजुअली लगता है ऐसे है कि नॉर्दर्न सिंध की तरफ आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कच्चे के इलाके से। इसमें हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो क्राइम का और दहशत गर्दी का और इंसर्जेंसी का ताल्लुक जो है बहुत पुराना है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है कि इसको आप एकदम से उसको क्लिप कर दें। और फिर बार बार यहाँ पे ये भी बात होती रही है कि बाहर की एजेंसियाँ भी इस इलाके में दहशत गर्दी में, तखरीब कारी में शामिल रही हैं। यहाँ पे कुछ ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस भी होते रहे हैं ज़ियाउल हक के दौर के अंदर। तो वो ऑपरेशन जो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर यहाँ पे होते रहे, उनकी नौयत क्या थी, उसकी डिटेल्स ये जो हम आपके सामने इमदाद हुसैन की किताब ज़िक्र कर रहे थे उसके अंदर वो शामिल है। और इमदाद हुसैन का तो थीसिस ये है, वो खलती साहब भी वही ज़िक्र कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक ये जो डकैतियाँ, बदअमनी, जराइम की तरफ राग़िब होने का, वो तो ट्राइबल और कास्ट डिस्प्यूट्स हैं, उसकी वजह से वो एम्पावर होना चाहते हैं। और फिर ये लैंड की इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, गुर्बत भी है, और ये चूँकि पूरा रिवेरियन एरिया है, कच्चे का इलाका, तो यहाँ पे जो है कभी सैलाब है, कभी जो है वो कहत भी कुछ इलाकों के अंदर यहाँ पे पड़ते रहे हैं। और फिर ये कि इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेन है कि यहाँ पे पुलिसिंग जो है वो कोई इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सकती। फिर पुलिस भी पोलिटिसाइज़ है, फिर बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं उनको फिर सियासतदानों की सरपरस्ती भी हासिल होती है। और इस बारे में हम जो है वो पूछेंगे गलती से कि वो बताएं कि ये जो नेक्सस है सियासत का और क्राइम का इस इलाके के अंदर, उसकी नौयत क्या है। और हमने बात की थी कि रियासत की पॉलिसी क्या रही है इधर,
और कच्चे के इलाके के लिए ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद कामयाबी के दावे होते हैं, लेकिन फिर मसला वहीं का वहीं पे रह जाता है। और इमदाद हुसैन ने कहा अपनी किताब के अंदर, उसकी वजह यह है कि हम सिम्टम्स का, अलामतों का इलाज करते हैं और मुकम्मल उसके रूट कॉजेज़ को एड्रेस नहीं करते। और जब तक हम लैंड रिफॉर्म्स इन इलाकों में नहीं होंगी, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगी, शॉर्ट टर्म जो है और लॉन्ग टर्म जो एक प्लान नहीं बनेगा, तब तक जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी। कुछ अरसे के बाद ये कुछ एक नए नाम से नए लोग आ जाएंगे, कुछ नाम हमने आपको बताए, छोटू गैंग और ये सारे कभी ना किसी नए नाम के साथ वो हमारे सामने आते जाएंगे। और इसको, रियासत को एक बड़े तनाजुर के अंदर जो है वो देखना होगा, और इसमें मीनिंगफुल जो है वो रिफॉर्म्स चाहिए। लैंड भी चाहिए, पुलिसिंग की हमने जिक्र किया, डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जुडिशल रिफॉर्म्स भी चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी सिंध के, पंजाब के रूरल एरियाज़ के अंदर चाहिए, लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के इश्यूज़ भी चाहिए, और वो हल नहीं हो पाते। और यही सवालात हमने पूछे थे गलती से, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह के जो है हमें जवाबात दिए थे कि किन किन इक़दामात की जो है इन इलाकों के अंदर ज़रूरत है। आप एक डाकू मारेंगे 10 डाकू पैदा होंगे। एक तो डाकू की सरपरस्ती छोड़ी जाए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरपरस्ती छोड़ी जाए। दूसरा, वहाँ पर जो SHOs है ना, किसी के 300 एकड़ हैं, किसी की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पिछले ऑडिट किया जाए कि पिछले 15 साल में कौन SHO तैनात रहा और उस SHO ने कितना माल पानी बनाया, उनसे वो लिया जाए। इनको जॉब से निकाला जाए जिनके नेक्सेस वहाँ पर साबित हो जाएं डाकू के साथ। फिर वहाँ एक ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए। हालांकि जिरगा का तो तस्वर पंजाब में नहीं है, पंचायत है, लेकिन हमारे इलाकों में जिरगा होता है। उसमें 4-5 मज़ारी सरदार, मखदूम साहब बैठ जाएं, अहमद महमूद, उस्मान महमूद, उनके फिर इधर से मुमताज़ चांग बैठ जाएं, मरियम नवाज़ साहिबा खुली छुट्टी दे दें कि आपने जो करना है, आपको अख्तियारात हैं, आप करें, हम आपको इंडोर्स करेंगे, पावर देंगे। IG वहाँ बैठा हो, वहाँ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर रहीम यार खान और सिंध का जो घोटकी कश्मीर के जजेस हैं वो बैठे हों, फौरी तौर पर फैसला करें। जो स्टेट के अगेंस्ट हैं केसेस वो ख़त्म कर दें, जो लोगों के साथ हैं झगड़े कत्ल वो फेस करें। तो काफ़ी हद तक इस तरह से अमन कायम किया जा सकता है। खलती साहब की बात जो है, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस ऑपरेशन के बाद, उसमें भी जो है उन्होंने इसी किस्म की बात की कि हमने एक पोस्ट ऑपरेशन पॉलिसी भी हुकूमत को बना के दी है ताकि मुकामी लोगों के मसाइल हल हों, और उसमें अमन कमेटियाँ भी हों जिसमें पुलिस ऑफिसर हों, कबीले के सरबरा हों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हों। और एक नई फोर्स बनाने का भी है कि यहाँ पे डेडिकेटेड फोर्स हो 500 अफराद के ऊपर, जहाँ पे कहीं पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे सर उठाने लगे कोई गैंग, कोई डाकुओं का गिरोह, तो उसको वहीं पे जाके जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। कच्चे की कम्युनिटी फोर्स बनाने का भी ऐलान था कि इसमें, बल्कि ऐलान तो नहीं, इस्तदा की है उन्होंने हुकूमतों से। और फिर ये कि जो मुकामी सरदारों का, सियासतदानों का जो गठजोड़ है ये जराइम पेशा डकैतों से, उनके को वीक करने के लिए ये एक बड़ी पॉलिटिकल विल भी चाहिए। और इस ऑपरेशन में DPO रहीम यार खान अरफान सुमो जो है वो उनका तजर्बा सिंध का भी है, तो उन्होंने इसी किस्म की तजवीज़ दी है कि इसमें जब तक आप क्राइम का और पुलिस का, ये डाकुओं का, सियासत का नेक्सस ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये पाकिस्तान के बिल्कुल वस्त के अंदर है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वो अगर यहाँ पे आके कनेक्ट होता है तो एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकता है। अब ये जो पुलिस दावा कर रही है, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत दावा कर रही है ये कि हमने ये ऑपरेशन कर लिया है और ये कामयाब हो गया है, इसको हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में
क्या ये पोस्ट ऑपरेशन जो हिकमत अमली बनाई गई है, क्या उसके ऊपर भी अमल होता है या नहीं? अगर ये अमल नहीं होता तो बदअमनी यहाँ पे तो है, बेशक ये सदियों से है, लेकिन अब बदअमनी जो आपकी पैराफ्रीज पे थी वहाँ से मूव करना शुरू हो गई है और उसको कनेक्ट करने से भी रोकना है। उसके बाद ये मसला फिर पुलिस का नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। कच्चे का इलाका जो कच्चा नहीं है, एक बड़ी मज़ाहिया तौर के ऊपर बात होती है कि यहाँ पे जराइम की वजह ये है कि कच्चे के इलाकों को पक्के के डाकुओं की हमायत हासिल है। और हम आपको छोड़े जा रहे हैं खलती के आखिरी इस स्टेटमेंट के बाद कि ये पक्के के डाकू हैं क्या और इनका नेक्सस क्या है कच्चे के डाकुओं के साथ। ये महज अफसाना तराशी है, ये तंज है, या हकीकत में पक्के के डाकू हैं और ये काम कैसे करते हैं? सुनिए खलती क्या कहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए मौजू के ऊपर जो हमारी सिक्योरिटी सलामती से मुतल्लिक है। उस वक्त तक आप देखिए हमारी पिछली एपिसोड्स जो एक मुस्तकिल नौइयत की हैं और सब्सक्राइब कीजिए आइंदा आने वाले प्रोग्रामों की तफसीलात से आगाह रहने के लिए। पक्के के डाकू वैसे तो टर्म बहुत अजीब से यूज़ होती है, लोग कहीं सियासी उसको रंग दे देते। पक्के के डाकू का मतलब वो शहर, वो इलाके जो कच्चे से दूर थे और महफूज समझे जाते थे, वहाँ पर जो छोटे मोटे डकैत थे, छोटे मोटे चोर थे जो चोरियाँ चिकारियाँ करते थे, उनका अलाइंस कच्चे के डाकू से हो गया है। अब चूंकि ये थोड़े से पढ़े लिखे हैं, इनको सूझबूझ ज़्यादा है, जब इन कच्चे के डाकू के साथ इनका अलाइंस बन गया तो ये वहाँ शहर में लोगों को अगवा करते हैं, उन्हें 2 दिन रख देते हैं ताकि पुलिस इधर उधर हो जाए। जैसे 2-3 दिन गुजरते हैं, मुनासिब टाइम देखते हैं, उन्हें शिफ्ट कर देते हैं कच्चे में। और कच्चे के डाकुओं को कहते हैं कि जनाब हम आपको 10 लाख रुपए में बेच रहे हैं, आगे आपने 2 करोड़ मांगने हैं, 5 करोड़ मांगने हैं, वो आपकी सवाबदीद पर है। रानीपुर गंबट का बंदा एक अगवा हुआ था, वो इसी तरह की कहानी है। इसी तरह मेरा एक कज़न अगवा हुआ था इरशाद, वो भी शहर से अगवा हुआ, उसकी कहानी भी तकरीबन सेम है।